अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा 9th पेपर हम शुरू कर रहे हैं ट्रस्टेड आइटम बैंक का। पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग या विच टाइप ऑफ आइटम्स फॉर्मेट रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू स्ट्रक्चर और राइट लॉन्ग रिटन रिस्पॉन्स अप टू सेवरल पैराग्राफ्स। वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इम्तिहान होता है जहाँ पे स्टूडेंट को बहुत से पैराग्राफ लिखने की इजाज़त होती है, वो एक लंबा रिस्पॉन्स लंबा जवाब देता है, कौन सा होता है। इसे ऐसे टाइप आइटम बोलते हैं। यानी हमने जो पढ़े थे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं और ऐसे के अंदर जो है वो स्टूडेंट को इजाज़त है वो कितने बड़े जो है ना वो क्वेश्चन जितना चाहे लिखना सके, अपने आइडियाज़ को इंटीग्रेट करना, अपने आइडियाज़ को अरेंज करना, सिस्टमेटिकली लिखना, यानी जहाँ पे एक ज़्यादा लिखने की बात होती है वो ऐसे टाइप होता है। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आते हैं डैश टेस्ट आर कॉमनली यूज टू अटेम्प्ट्स एज मेजरिंग द इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। कौन सा टेस्ट ऐसा है जो बच्चे की जो इंटेलिजेंस है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। मेनली विद एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस वो चीज़ें जो हमारे सामने नहीं होती उन चीज़ों के मुतालिक भी जानने के लिए, तो इसे लैंग्वेज टेस्ट बोलते हैं। लैंग्वेज टेस्ट होता है जिसमें हम बच्चे से बुलवा के यानी वो जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उसके मुतालिक भी हमें बताए, और ये यानी इंटेलिजेंस टेस्ट ऐसा है ये बच्चे की लैंग्वेज को करने के लिए कि हर चीज़ जो उसके सामने मौजूद नहीं है उसके मुतालिक भी उससे बातें करवाना, उसके बारे में उसको थिंकिंग मौजूद करना, ये लैंग्वेज टेस्ट होता है। आइटम डिफ़िकल्टी एनालिसिस इज़ नॉट अप्रोप्राइट फॉर। आइटम डिफ़िकल्टी जो हम पेपर बनाते हैं और पेपर की हमने वो बताया था कि उसको मेजरमेंट के चैप्टर के अंदर कि आइटम की जो डिफ़िकल्टी हमने देखनी है, आइटम की जो डिफ़िकल्टी हमने देखनी है तो वो उसके लिए अचीवमेंट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव क्लास टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो कहाँ पे उसका अप्रोप्राइट नहीं है, पर्सनैलिटी तो किसी शख्स की शख्सियत को जानना है, तो इसके अंदर तो आइटम तो नहीं होंगे ना, इसके अंदर सवाल तो नहीं होंगे। इसके अंदर अब अचीवमेंट टेस्ट है, वो आपने जो पढ़ाया है उसके अचीवमेंट देख रहे हैं, तो सवाल है। एप्टीट्यूड टेस्ट है कि बच्चा फ्यूचर के अंदर कैसा परफॉर्म करेगा, वो भी सवाल है। ऑब्जेक्टिव क्लास टेस्ट, क्लास के अंदर पेपर हो रहा है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट हो सकता है, वो उसके अंदर क्वेश्चन नहीं होंगे या वो क्वेश्चन पर्सनैलिटी के लिए हैं, वो किसी खास मकसद के लिए हैं, वो इन चीज़ों के लिए नहीं है, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ है द टेस्ट इन विच कोऑर्डिनेशन ऑफ कलर साउंड। अब कलर किससे देखते हैं? आंखों से। साउंड कहाँ सुनते हैं? कानों से। विजुअल एक्यूटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड। ये सारी सेंसरी टेस्ट हैं जिसके देखना, सुनना, चखना, ये सारी किस में आती हैं? सेंसरी चीज़ों के अंदर आती हैं। सेंस हमारे 5 सेंस ऑर्गन, उनके साथ इसका रिलेशनशिप है। Which type of test is helpful in giving educational and vocational guidance to student? अब एजुकेशनल गाइड देनी है और वोकेशनल गाइड देनी है, तो देनी स्टूडेंट को है, ये स्कूल के रिलेटेड नहीं होगा। यानी स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड है कि बच्चों को मुस्तकबिल के अंदर कौन सा स्कूल इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी फील्ड के अंदर जाना चाहिए, तो स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड उनके बच्चों का देखना है, ये बाकी चीज़ें इसकी इरेलीवेंट है। ग्रुप टेस्ट ये एक टेस्ट था जो यूरोप के अंदर यूएसए के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। द टेस्ट डिजाइन टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, यानी जहां पे हम किसी बच्चे से टेस्ट लेते हैं और डिटरमाइन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर बच्चा ऐसा परफॉर्म करेगा, तो उसको हम कह रहे होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या कह रहे होते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट। फ्यूचर के अंदर किसी की अंदाजा लगाना कि कितना परफॉर्म करेगा। ये मेडिकल टेस्ट जिसे MCAT बोलते हैं, ये टेस्ट भी एप्टीट्यूड टेस्ट है कि जो बच्चा इसके अंदर अच्छे मार्क्स ले रहा है, इट मीन ही और शी कैन would perform in MBBS, ठीक है, MBBS का अच्छा। एप्टीट्यूड हेल्प टू मेजर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, के वी कैन मेजर के हाउ मच प्रोबेबिलिटी दिस स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इन फ्यूचर, ही विल बी सक्सेसफुल इन दैट कोर्स ही इज गोइंग टू गेट एडमिशन। स्पेशल एप्टीट्यूड कहते हैं स्पेस से रिलेटेड। स्पेशल वो हमने गार्डन की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी थी जिसके अंदर हमने एक स्पेशल की बात की थी, जिसके अंदर कॉस्मोलॉजी, आसमानी चीज़ों के बारे में बात होती है, स्पेस है। हाउ मच स्टूडेंट हैव लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन इज डिटरमाइंड थ्रू, तो कितने, हाउ मच स्टूडेंट हैव लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन, जो मैंने पढ़ाया है उसमें से कितना बच्चों ने याद किया है, तो ये मेरा अचीवमेंट टेस्ट होगा ना भाई। जो मैंने पढ़ाया उसमें से कितना मेरे बच्चों को आता है, जो इंस्ट्रक्शन मैंने दी है उनको कितने उन्होंने उसके ऊपर अमल किया है, तो ये अचीवमेंट होगा टेस्ट। सपोर्ट ऑफ स्कूल अचीवमेंट टेस्ट,
डेट फेथफुली रिफ्लेक्ट व्हाट इज टॉट इन द स्कूल इज रिफ्लेक्टेड इन स्पोर्ट ऑफ, कि स्कूल के अंदर क्या पढ़ाया गया है, व्हाट इज टॉट इन द स्कूल, उसको अचीव करना, उसको देखना। तो ये पहला होगा स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट प्रोसीजर। अब ये देखो सेकंड एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड रोड मेमोरी, ये तो गलत बात है। करिकुलम बेस्ड असेसमेंट करिकुलम के मुतालिक, लेकिन स्कूल के अंदर करिकुलम से हट के बहुत सी चीजें हो रही होती हैं। और स्पोर्ट ऑफ स्कूल अचीवमेंट टेस्ट डेट फेथफुली व्हाट इज टॉट इन द स्कूल इज रिफ्लेक्टेड इन स्पोर्ट ऑफ, तो ये पहला वाला बेहतर रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ मेरा आंसर करिकुलम बेस्ड असेसमेंट की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है स्पोर्ट, तो हम कहते हैं ये स्पोर्ट करिकुलम होता है, जो बुक्स होती है ना हमारी, तो स्पोर्ट होती है और स्कूल के अंदर करवाया गया है। और लेकिन चूंकि एक ओवरऑल बात की गई है तो आप ए की तरफ चले जाएं, और कहीं ना कहीं सी की तरफ भी मेरा डाउट जाता है। आप लोग जो है यहाँ पे लोग हैं वो थोड़ा सोच विचार करें, बताएं कि क्या ए बेहतर रहेगा कि सी बेहतर रहेगा। द फाउंडर ऑफ IQ जो है फार्मूला है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इसका था टर्म था, ठीक है। अगर सिर्फ पूछे ना इंटेलिजेंस का कंसेप्ट किसने दिया था, तो वो दिया था बीनेट ने। और बीनेट अगर पूछे कि ये IQ कंसेप्ट किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने। और अगर पूछे फार्मूला किसने दिया, तो टर्मन की बात करनी है। डैश इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, कि पहचानना, यूज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन इन पॉजिटिव वेज टू रिलीव स्ट्रेस, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, एम्पैथाइज विद अदर, ओवरकम चैलेंजेस एंड डिफ्यूज कॉन्फ्लिक्ट। ये इमोशनल कोएफिशिएंट, किसी को पहचानना, अंडरस्टैंड करना, उसके मुताबिक उसके साथ बिहेव करना, ये सारी चीजें इमोशनल कोएफिशिएंट के अंदर आती हैं। 16 है इन कंट्रास्ट टू अचीवमेंट टेस्ट, जो अचीवमेंट टेस्ट से मुखालिफ एप्टीट्यूड टेस्ट में, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करता है कि बच्चा फ्यूचर के अंदर क्या परफॉर्म किएगा, नेचुरल पोटेंशियल है ए, कि इसका नेचुरल पोटेंशियल क्या है, फ्यूचर के अंदर ये बंदा कितना कुछ कर सकता है, तो ये नेचुरल पोटेंशियल होगा। सिंबॉलिक बिहेवियर ऑफ अ पर्सन मीन, यानी सिंबॉलिक बिहेवियर का मतलब ये कि उसका कोई मीनिंगफुल बिहेवियर है, कुछ ना कुछ उसके अंदर बात छुपी है, जो वो सिग्नल्स दे रहा है, जो वो सिंबॉलिक एटीट्यूड के अंदर गुफ्तगू कर रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ बात छुपी है। और ये जो था मीनिंगफुल लर्निंग, ये मीनिंगफुल ये जो बात की थी, ये की थी डेविड ऑस्बल की थ्योरी है कि हर बात का कुछ ना कुछ मतलब होता है। Which behavior can be assessed in a great many ways depending upon the situation in which a person finds himself। ये इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है कि जब हम किसी बंदे को उसका जो है ना जानना चाहते हैं किस सिचुएशन में क्या बिहेव करेगा, कैसे कैसे, तो वो उसकी इंटेलिजेंस, यानी एक इंटेलिजेंस ही आपको जो आपके माइंड को तब्दील करती है, आपको डिफरेंट काम करने को प्रमादा करती है, तो इंटेलिजेंस बिहेवियर होगा। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कौन था, टर्मन था। टर्मन ने क्या किया कि उसने जो है ना जो इंट्रोड्यूस द बिनेट टेस्ट फॉर जनरल यूज एंड ब्राइटनेस, डिफरेंशिएटिंग ऑफ ब्राइटनेस एंड डलनेस। ब्राइटनेस और डलनेस के कंसेप्ट इंटेलिजेंस के अंदर जो गुफ्तगू की थी वो की थी इसने, बिनेट ने, टर्मन ने की थी, और बिनेट के कंसेप्ट के ऊपर उसने बात की थी। अकॉर्डिंग टू डैश, ये जो स्पेयरमैन था ना, इसने वो 2 फैक्टर थ्योरी, जो स्पेशल इंटेलिजेंस और जो है जनरल इंटेलिजेंस की बात की थी, तो वो यहीं पे वो इसकी बात कर रहा है, स्पेयरमैन ने की थी। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट ड्यूरिंग लेक्चर, अगर टीचर पढ़ा रहा है और उसके दौरान जो है वो सीटिंग प्रॉब्लम है, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, कुर्सियां नहीं है कमरे के अंदर, अरेंजमेंट नहीं है, तो कौन इसके लिए, किसकी ये गलती है, कौन इसके अंदर जिसने इनअप्रोप्रिएट, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना, ये जो सारे क्लास 4 वर्कर ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, इनका काम था कि वो इन चीज़ों को प्रॉपर अरेंज करके रखे। उस्ताद ने तो कुर्सियां उठा के पूरी नहीं करनी कि इतने बच्चे उन्हें आना है और मैं कुर्सियां पूरी करके रखूं। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट एट वन लेवल, एक लेवल के ऊपर जो होता है उसे हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। डिफरेंट कंसेप्ट एट वन लेवल उसे हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और अगर डिफरेंट लेवल की बात करता तो फिर मैं वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जानता। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर करिकुलम की डेवलपमेंट के अंदर कौन से प्रॉब्लम आते हैं। एक तो ये आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, के जो बच्चों के पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, टीचर्स कम है और बिल्डिंग भी ठीक नहीं, सारी बातें पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, सारे मसले इधर ही हैं। विच इज नॉट कंसर्न विद टीचिंग ट्रेनिंग, तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, ये इसके अंदर बीएड, एमएड, एमफिल एजुकेशन, ये जो डिग्री करवा रही है, वही बात है, टीचर को ट्रेन कर रही हैं। आईईआर इंटरनेशनल एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशन के ऊपर रिसर्च है, ये भी टीचर ट्रेनिंग के हवाले से। डीएसटी डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, ये भी टीचर के रिलेटेड है। बीआईएससी बोर्ड ऑफ
इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये जो है ये जो बोर्ड है ये टीचर ट्रेनिंग कराते हैं, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के एग्जाम लेते हैं। विच इज कंसर्न विद द कंडक्ट एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन इसमें सिर्फ बोर्ड आप BISC लेता है, ठीक है। व्हेन वाज यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन 2002 के अंदर कायम हुई थी, अब तो इसके डिफरेंट कैंपसेस बन गए हुए हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 1972 की पॉलिसी में रेकमेंड की गई थी, 1974 में बनी थी, 23 मार्च 1977 में इसका नाम जो है चेंज करके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रख दिया गया था। पहले इसका नाम था पीपल ओपन यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये उसको क्या बोलते हैं, ये बिलावल भुट्टो के दादा नाना का नाम क्या है, जुल्फकार अली भुट्टो ने बनवाई थी, ठीक है। व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ पंजाब, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ना, इसका काम ये है कि जो बुक तो बनती है नेशनल लेवल पे, जो बन रही होती है, जो कमेटी बनाती है, तो इन बुक्स को प्रिंट करना, प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करना, जहां जहां जानी है उनको पहुंचानी। अब तो ये भी कह रहे हैं कि जी अगले 2 साल जो है ना वो बुक्स मिलेंगी ही नहीं, खैर खत्म कर दे इसको फिर। What is the evaluation used to improve the content during curriculum development? अब जब आप कंटेंट को ड्यूरिंग एवेल्युएट कर रहे हैं, जब बनाने के दौरान, तो इसे कहते हैं फॉर्मेट एवेल्युएशन। और जब आप करिकुलम आप बुक बनाते हुए एट द एंड आप देखते हैं कि वो करिकुलम कैसा है, तो उसको सबमिटिव एवेल्युएशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी अगला सवाल, व्हाट इज एवेल्युएशन यूज्ड टू फाइंड आउट डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज, तो जो फाइंड आउट ये डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन गलत आंसर लिखा हुआ है, इसका कोई आंसर ठीक नहीं है, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। हिल्दा टॉपा जो थी इसने करिकुलम डेवलपमेंट का एक मॉडल दिया था, 5 उसके जो स्टेप थे। करिकुलम इंप्रूवमेंट शुड बी, अब करिकुलम को बेहतर करना ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। विच इज नॉट द प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, तो ये पॉलिटिकल चीज है, क्योंकि हमें तो सियासी तौर पे शऊर देना ही नहीं चाहते, और सियासी तौर पे पाकिस्तानी कौम है एक बोनी सी है, जिसने थोड़ा सा हमें खैरात दे दी, हम उसी के पीछे लग जाते हैं। हम तो देखते नहीं कि किसका विजन क्या है, कौन चाहता है कि पाकिस्तान की बेहतरी के मुताल्लिक कौन फिक्र करता है, वो तो बात ही कोई नहीं है। पॉलिटिकल तो बिल्कुल हमारे कल शामिल नहीं है। करिकुलम एज लैटिन ओरिजिन, ये करिकुलम का मतलब क्या है, ये रनवे है, रनवे करिकुलम, ये इसका लैटिन वर्ड है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 38 5 स्टेजेस ऑफ, ये जो करिकुलम चेंज है ना, इसके 5 स्टेजेस हैं। पहला है अवेयरनेस दो, इंटरेस्ट डेवलप करो, एवेल्युएट करो, ट्रायल करो एंड अडॉप्टेशन करो, ये करिकुलम चेंज के स्टेप हैं। द हाईएस्ट रैंक इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सबसे बड़ा जो अफसर होता है सेक्रेटरी होता है मिनिस्ट्री के बाद। हाउ मेनी स्टेजेस, हिल्दा टॉपा में 5 स्टेजेस हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लेसन प्लानिंग के अंदर सबसे पहला है जो इंपॉर्टेंट है ना, वो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, क्या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। टू सिलेक्ट सब्जेक्ट मैटर, वन शुड कंसीडर स्टूडेंट, जब भी कोई सब्जेक्ट की बात कर रहा हो, सब्जेक्ट मैटर, तो उसे बच्चों का IQ को देखना, बच्चों का IQ क्या है। द लेसन प्लानिंग अप्रोच वाज प्रेजेंटेड जॉन फेडरिक हर्बर्ट, जो है ना इसने लेसन प्लानिंग की अप्रोच दी थी। जॉन फेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर का जो है ना वो लेसन प्लानिंग की जो है ना वो बात उसने की हुई है। पावर पॉइंट है, कोरल प्रेजेंटेशन, हाँ ये सारी प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर है, इनके ऊपर हम प्रेजेंटेशन देते हैं। जब भी हमने चीजों को डैश ए इज यूज्ड टू इलस्ट्रेट हाउ पार्ट्स ऑफ समथिंग, वो सर्कल होता है और इतने पार्ट 5% 10%, जब हमने पार्ट्स में किसी को रिलेट करना हो कि कितना है होल में से कितने पार्ट किसके हैं, तो इसको पाई ग्राफ कहते हैं, ठीक है। बार ग्राफ जिसमें बार ग्राफ कर रहे होते हैं, लाइन ग्राफ जिसमें लाइन सी रिप्रेजेंटेशन हो जा रही होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर लॉन्चिंग ऑफिस XP, ये माई कंप्यूटर विंडो। अब माई कंप्यूटर में तो हम वो फाइल स्टार्ट मेन्यू से भी हम XP निकाल सकते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस निकालना हो तो स्टार्ट मेन्यू जो वहां से निकाल सकते हैं। विंडो डेस्कटॉप के ऊपर भी हमारा पड़ा होता है। ये जो माई कंप्यूटर है ये तो उसके अंदर जाते हैं हम, वो अपना फाइल वगैरह देखने के लिए वो नहीं होगा, और अनडू तो ऐसे अलग सी टर्म है। कंट्रोल फॉन्ट के लिए जो होता है कंट्रोल D होता है, और फॉलोइंग द शॉर्टकट फॉर फॉन्ट, ये फॉन्ट के लिए D भी होता है और F भी होता है। फॉन्ट के लिए तो F फाइंड करने के लिए होता है, सॉरी तो ये फॉन्ट के लिए होता है कंट्रोल D होता है, और जो हमने जो नई फाइल के लिए कंट्रोल N होता है, और खत्म करने के लिए फाइल को जो डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए कंट्रोल W होता है। Which of the following is the most powerful and expensive computer, ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, बड़े कंप्यूटर होते हैं, बहुत मिलिट्री के अंदर और स्पेस के कामों के लिए यूज होते हैं। द नंबर ऑफ पेरिफेरल अटैच टू अ कंप्यूटर इज ग्रेटर देन ऑल द अदर कंप्यूटर, पेरिफेरल जो चीजें अटैच होती हैं तो बहुत ग्रेटर हैं बाकी कंप्यूटर निस्बत सुपर कंप्यूटर के साथ हैं। मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर कैन प्रोसेस, ये टेरा इनपुट बाइट्स के अंदर जो है टेरा टीप के अंदर जो है ना ये डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। कंप्यूटर विच इज
मेड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है ना, इनके अंदर सर्किट होता है, और बाइनरी जो कंप्यूटर होते हैं ये 1 और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 का मतलब ऑफ है और 1 का मतलब ऑन है। डिजिटल कंप्यूटर जो है ये बिजली जो है ना वो कम लेते हैं बनिस्बत एनालॉग कंप्यूटर की। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं बड़े होते हैं, इनकी एक्यूरेसी जो होती है वो भी कम होती है, इनके ऊपर बहुत हैवी लोड ले रहे होते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर इससे छोटे होते हैं, कम लोड ले रहे होते हैं, प्रिसीजन ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, सारे उसके फायदे हैं। ठीक है, यानी जहाँ पे मेजर क्वांटिटीज विच चेंजेस कंटिन्यूसली। डिस्क्रीट जो होते हैं ना डिजिटल, ये डिस्क्रीट होते हैं। जो होते हैं इधर इसके एनालॉग, ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, यानी इनके अंदर जो है ना वो कंटिन्यूस होते हैं। ये रिजल्ट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर आर रिलायबल। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं लेस रिलायबल होते हैं, और जो स्पीड होती है डिजिटल कंप्यूटर की ये ज़्यादा होती है। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं इनको ऑपरेट करना भी जो है वो कदरे मुश्किल काम होता है। और कंप्यूटर आर बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा इनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, और मेमोरी भी ज़्यादा है। कंप्यूटर ऑब्जर्व सम लिमिटेशन। कुछ कंप्यूटर जो है वो लिमिटेशन किस वजह से उसके क्या है? इंटेलिजेंस एंड फीलिंग। ना उनके अंदर कंप्यूटर के अंदर फीलिंग है, ना उसके अंदर वो अपनी कोई ज़ाती इंटेलिजेंस है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इमोशन। ना उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कहना वैसे करना है, इमोशन भी उसके अंदर नहीं है। ईजी पोर्टेबिलिटी एंड एथिकल वैल्यू को भी वो भी नहीं जानता। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर ये लिमिटेशन है कंप्यूटर की। कंप्यूटर कैन प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है? लॉजिकल डिसीजन एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। तो ये लॉजिकल डिसीजन और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिजायरेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर, ये वैल्यू को बोलते हैं। वैल्यू क्या होती है? डिजायरेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर ऑफ ए सोसाइटी। द यूनिवर्स ऑफ नेचर ऑब्जेक्ट इज बिलीव्ड एज अल्टीमेट रियलिटी। व्हाई? ये नेचुरल की बात हो रही है, नेचरलिस्टिक वाले होते हैं नेचर की बात करते हैं। सुपर ईगो कंसर्न, सुपर ईगो जो होती है ये कंसर्न पर्सनैलिटी के साथ है। ईगो, सुपर ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो, तो ये पर्सनैलिटी के साथ है। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज, डिस्क्रिप्टिव कहते हैं किसी चीज की एक्सप्लेनेशन करना। रियलिज्म वाले जो है ना ये आइडियलिज्म के अगेंस्ट थे। और सिविक एजुकेशन कहते हैं अखलाक की, सिविक एजुकेशन यानी जो अखलाकियात के ऊपर मबनी जो एजुकेशन होती है सिविक एजुकेशन बोलते हैं। सोशलॉजिकल जो एम होते हैं उसके अंदर कल्चरल ग्रोथ भी शामिल है, स्किल, डिफिकल्टीज, ड्यूटीफुलनेस, ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल है। एसेंशियलिज्म वाले जो हैं ये मेंटल डिसिप्लिन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। नॉर्मली फिलॉसफी कैन बी प्रिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एंड स्पेकुलेटिव। प्रिस्क्रिप्टिव ये हो जाएगा, ठीक है, स्पेकुलेटिव है। हु सेज ह्यूमन नेचर रिमेन द सेम एवरीवेयर। हंस, वो कहते हैं कि इंसान की नेचर सेम है, तो सो इंसान को पढ़ाया जाने वाला नॉलेज भी है वो भी सेम होना चाहिए। पैरेललिज्म वाले ये बात करते हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को जो है ना प्रैग्मैटिज्म वाले, प्रोग्रेसिविज्म वाले वो जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को ज्यादा अहमियत देते हैं। गेस्टाल्ट जो है ना वो चीजों को एज ए होल ले रहे होते हैं। गेस्टाल्ट वाली चीजों, गेस्टाल्ट का मतलब ऐसे होता है शेप, और चीजों को ये एज ए होल देख रहे होते हैं। जो इसका मतलब है ना एटमोलॉजिकल डेफिनेशन, इसे कहते हैं किसी चीज के ग्रीक या लैटिन मीनिंग को। एटमोलॉजी कहते हैं किसी चीज, किसी वर्ड के ग्रीक या लैटिन के मीनिंग को देखना। और जो होल सिस्टम की बात करते हैं ये गेस्टाल्ट वाले बात करते हैं, जिसमें होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज की नेचर क्या होती है कि इसके अंदर एक्सपेरिमेंट भी होती है, एम्पिरिसिज्म, रेपिटेशन, सारी चीजें होती हैं। ये एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज की बात होती है। नेचरिज्म वाले जो है वो सेल्फ एक्सप्रेशन पे जोर करते हैं कि अपनी नमूद और नुमाइश की ये जोर देते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन में भी, जो फिलॉसफी है, द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन में भी सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना। ये देखो आपको पता है ना जो एम बनते हैं ये फिलॉसफी से बनते हैं। फिलॉसफी हमारे नजरियात को क्लियर करती है। क्रिएटिविटी इज ये क्रिएटिविटी इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। किसी बंदे की जो है ना ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, यानी जब आप किसी चीज में बहुत तगड़े हो जाते हैं उसी के बाद आपके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है, क्रिएटिविटी आती है। लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड, लॉजिकल और साइंटिफिक वैल्यू सिस्टम होता है। जो ऑर्डरली थिंकिंग, ऑर्डरली फिलॉसफी, ऑर्डरली वैल्यू सिस्टम है, लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग, ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन आर यूज फॉर प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इज, सारे डायरेक्ट मोटिवेट करना, प्रोग्रेस करना, सारी चीजें। द फंक्शन ऑफ एजुकेटर इज टू लीड अ चाइल्ड नियर रियलिटी। ये रियलिस्ट वाले जो है ना ये नियर रियलिटी चलते हैं, रियलिस्ट वाले जो हर चीज रियलिटी से मांगते हैं। फ्रेंडशिप ये लव एंड बिलोंगिंग नीड के अंदर आ जाती है। ऑथेंटिक नॉलेज जो एम्पिरिसिज्म, जो एक्सपेरिमेंट से तजर्बा करके नॉलेज ऐसा होता है उसे ऑथेंटिक नॉलेज बोलते हैं। फॉर द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेसिवली टीचर पुट मोर एम्फसाइज ऑन, जो बच्चे बड़ी अच्छी तरह जो है वो तरक्की करें, अच्छी तरह पढ़ें,
प्रोग्रेस करें इसके लिए प्रैक्टिकल एजुकेशन चाहिए होती है। लेक्चर मेथड जो है ये एक आइडियलिस्टिक टीचर का मेथड है। एंड एम्फसाइजेस इज गिवन टू वर्ड्स और फ्रेज, जहाँ पे हम अल्फाज को अहमियत दे रहे होते हैं तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जहाँ पे अल्फाज की अहमियत होती है। पीपल ऑफन यूज टॉकिंग इन, बच्चे किस तरह बात करते हैं, ओरल टॉक कम्युनिकेशन करते हैं ना, गुफ्तगू करके। व्हाट इज द टाइप ऑफ सर्वे स्टडी एंड एजुकेशन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये सर्वे स्टडी, डिस्क्रिप्टिव के अंदर सर्वे स्टडी यूज होती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अ प्योर रिसर्च स्ट्राइव टू सॉल्व द फंडामेंटल मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, बिल्कुल जो नेचर के अंदर छुपे प्रॉब्लम है प्योर रिसर्च को सॉल्व करती है। पब्लिक सपोर्ट फॉर बेसिक रिसर्च कर ही देती है, इतना भी कोई इशू कोई नहीं है। मैनी पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट चेंजेस इन द टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो लोग इसको, लेकिन लोग अपनी सोशल लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते, जो जैसे रह रहा है वो उसी तरह रहना चाहता है। तो मैनी पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट चेंजेस इन दिस सोशल इंस्टीट्यूशन। 92 है why proportional sampling technique is used in the selection of individual for a study to achieve greater प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग, वो जो हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हमने बोली थी और उसके बाद हमने बोली थी प्रोपोर्शनल वाला का नाम था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो हम वहाँ पे क्यों परसेंटेज ले रहे होते हैं इतनी, ताकि ये मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन हासिल कर सकें, मेल की हो, फीमेल की हो, शीमेल की, सबकी रिप्रेजेंटेशन हासिल कर सकें। द कंटेस्ट ऑफ स्पीच एंड द लर्निंग, तो द कंटेस्ट ऑफ स्पीचेस एंड द लर्निंग सोशल एंड ये लोगों की जो सोच है बोलने की है, तो ये सोशल एंड कल्चर के अंदर हमारी जो है ना वो बोलने ज़बान चेंज होती है, वहाँ पर लर्निंग की चीज़ें चेंज होती है, तो ये वही होगा। द पब्लिकेशन दैट कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ एजुकेशन रिसर्च बाय एन ऑथर हु वाज नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जर्वर, सेकेंडरी होती है, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वर नहीं है लेकिन उससे हमें इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी होगी। हाइपोथेसिस व्हिच स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, उसे कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं। द ग्रुप सिलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, उसको पॉपुलेशन बोलते हैं, जो ग्रुप हमने सिलेक्ट किया है उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। और जो सैंपल हासिल किया सैंपल हो जाएगा, जो प्रोसेस है इसको सैंपलिंग बोल देंगे। द प्रोसेस मेकिंग जजमेंट, जजमेंट की बात आ गई है तो इवैल्यूएशन आएगा, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। द टर्म व्हिच इज कंसर्न्ड विद द डिटरमिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिसी एंड ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी जहां पे पॉलिसी बनाने की बात हो, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन की बात हो, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, बड़े बड़े कामों की बात हो तो एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। द टर्म व्हिच रेफर टू एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मैनेजमेंट का होता है, जो पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करवाता है। द एम्फसाइजेस हियर ऑन प्लानिंग एंड कंसेप्चुअल एक्टिविटीज एंड देयर इज notably less effort original in relation to working with the people to carry out specific activities, इससे टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, जो प्लानिंग और बड़े बड़े कंसेप्चुअल काम जो है वो करवा रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का एक काम होता है। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन मैंने जल्दी से गुजारा हो, किसी क्लियर ना हुआ हो तो मुझे जो है ना आप पर्सनल पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें, मैं आपको वहाँ पे जो है वो रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप यहाँ पे कमेंट में मेंशन करते हैं यूट्यूब वीडियो के तो फिर भी इंशाल्लाह मैं फिर भी बता दूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं सारे नोट्स जो है वो शेयर करता रहता हूँ, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, आप हर किसी पे डिस्कस करने के लिए किसी एजुकेशन को आप वहाँ पे वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी फर्दर कोई क्वेरी हो, कोई मसला किसी तरह की कोई, तो मैं हाजिर हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।